पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर के लोग ही चाहते हैं कि हम भारत का हिस्सा बने। Indian Army will carry out any order which is being given by the government of India. पीओके को लेकर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है कि वह भारत का ही हिस्सा था, है और आगे भी हम मानते हैं। कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? जय हिंद एवरीवन। पिछले कुछ दिनों से हमने बहुत बार ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पीओके बहुत ज़्यादा सुन लिया है। इस हद तक कि क्या ये जो पहलगाम अटैक हुआ है एक हमें देश को, इंडिया को एक अच्छा बहाना देता है कि जा करके जाइए और अपना पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो 1947-48 से पाकिस्तान के पास में है, जा करके इसको ले लीजिए। सबसे पहले ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई किया कैसे, ये पाकिस्तान के पास पहुंचा कैसे। 1947-48 जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तब जितने सारे प्रिंसली स्टेट्स थे, हर प्रिंसली स्टेट को मौका दिया गया कि आप अपना चुन लीजिए, चाहे आप इंडिया के साथ रहना चाहते हैं या आप पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। कश्मीर के राजा हरी सिंह ने डिसाइड किया कि कश्मीर इंडिपेंडेंट रहेगा। 15 अगस्त 1947 के बाद कश्मीर इंडिपेंडेंट कंट्री था, लेकिन अक्टूबर के दौरान पाकिस्तान ने अपने ट्राइब्समैन कबालीवाला मुजाहिद्स को भेज दिया कि जाइए और जाकर के कश्मीर को कैप्चर कर लो। इसी दौरान 25 अक्टूबर तक पाकिस्तान के ये कबाली वाले आकर के पहुंच जाते हैं बारामूला, विच इज जस्ट अबाउट 50 किलोमीटर्स फ्रॉम श्रीनगर एयरपोर्ट। राजा हरि सिंह परेशान हो जाते हैं, पैनिक कर जाते हैं और आकर के इंडिया से मदद मांगते हैं। इंडियन गवर्नमेंट का प्लेन एंड सिंपल स्टैंड होता है कि आप पहले इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन कीजिए और अगर आप इंडिया में मर्ज हो जाते हैं तो हम आपको मदद करेंगे। 26 अक्टूबर को राजा हरि सिंह इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन करते हैं और 27 अक्टूबर को इंडियन आर्मी का 1st सिख बटालियन, द 1st यूनिट को एयरलैंड किया जाता है श्रीनगर एयरपोर्ट के अंदर। वो वहाँ से जा कर के लड़ाई करते जहाँ तक हमारे आज कश्मीर हमारे पास है वहाँ तक हम ऑक्यूपाई कर लेते हैं। इसी दौरान इंडियन गवर्नमेंट यूनाइटेड नेशंस को अप्रोच करती है और 1 जनवरी 1949 को एक यूनाइटेड नेशंस मीडिएटेड सीज फायर डिक्लेयर हो जाता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। जो यूनाइटेड नेशंस मीडिएटेड सीज फायर था उसके 4 मेजर क्लॉजेस थे। सबसे पहले बोथ दी कंट्रीज, दोनों कंट्री अपना जो जहाँ पे है वहीं पर रुक जाएगी। जो हिस्सा इंडिया के पास है वो इंडिया के पास रह गया और जो हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया, मोटा मोटा वही आज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। सेकेंड एस्पेक्ट था इसका रिटेंशन ऑफ पोजीशन। जो फोर्स जहां पे है वो वहीं पे रहेगा और कोई अपने एरिया को बढ़ाने की कोशिश नहीं करेगा। 3 कुछ फ्यूचर स्टेप्स प्रपोज किए गए थे जिसके अंदर 3 क्लॉजेस थे। नंबर 1, पाकिस्तान अपने सारे फोर्सेस और ट्राइब्समैन को कश्मीर के एरिया से बाहर लेकर के जाएगा। इसके होते ही नंबर 2 स्टेप पे इंडियन फोर्सेस, जितने वहाँ पे फोर्सेस थे इंडियन आर्मी, वो विड्रॉ करेगी कश्मीर से बाहर, एक्सेप्ट कुछ फोर्सेस जो लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने में काम करेगी। उसके अलावा सारे फोर्सेस कश्मीर से बाहर आएंगे। और ये जब 2 क्लॉजेस हो जाएंगे तो तीसरे क्लॉज था कि वहाँ पे एक यूनाइटेड नेशंस के मैंडेट के अंदर एक प्लेबिसाइड होगा जहाँ पे कश्मीर के लोग डिसाइड करेंगे कि क्या उनको इंडिया के साथ रहना है या पाकिस्तान के साथ रहना है। नंबर 4 क्लॉज ये था कि नो फॉर्मल बाउंड्री या बॉर्डर डिस्कस हुआ था। इसमें बस जहाँ पे दोनों फोर्सेस ने सीज फायर मेंटेन किया था उसको एक सीज फायर लाइन बना दिया गया था, जिसको 1972 शिमला एग्रीमेंट के दौरान लाइन ऑफ कंट्रोल का नाम दिया गया, जिसके ऊपर हमारा एक दूसरा वीडियो आपको मिल जाएगा इस चैनल पे। इस पूरे बैकग्राउंड में एक खास ख्याल रखने वाली बात
कि जो 3 क्लॉजेस डिस्कस हुए थे, नंबर 1 पाकिस्तान के फोर्सेस ने जो एविक्ट करना था, ट्राइब्समैन के साथ पूरे कश्मीर से बाहर निकलना था, वो नंबर 1 स्टेप ही कभी पूरा नहीं हुआ। पाकिस्तान ने अपने फोर्सेस को कभी विड्रॉ नहीं किया, और क्योंकि पाकिस्तान ने अपने फोर्सेस को विड्रॉ नहीं किया, इंडियन फोर्सेस भी पीछे नहीं आए, और क्योंकि ये दोनों सिचुएशंस मीट नहीं हुआ, तो इसीलिए यूनाइटेड नेशंस के अंदर जो प्लेबिसाइट होना था, जहां कश्मीर ने डिसाइड करना था, वहां तक नहीं हुआ, और सिचुएशन 1 जनवरी 1949 पे जहां थी, आज तक वहीं पे फ्रीज हो गई और वहीं पे रुकी हुई है। सो इसी के साथ मैं आपको ये क्वेश्चन देना चाहता हूं कि क्या पाकिस्तान का कोई लीगल क्लेम है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के ऊपर? नो, बिल्कुल नहीं। ये इसलिए नहीं क्योंकि इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वहाँ के राजा हरि सिंह ने खुद साइन कर रखा है, तो इसीलिए कश्मीर किसका है, इस बात पे कोई दो राय नहीं और कोई और शक की गुंजाइश ही नहीं है। तो इसीलिए आपको सबको बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान का पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के ऊपर बिल्कुल कोई क्लेम नहीं है, 0। नेक्स्ट मैं आप लोगों को कुछ एक कंपैरिजन ड्रॉ कर देता हूं कि लास्ट 47-48 से जो कश्मीर इंडिया के पास है और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर आज के डेट पे डेवलपमेंट किस स्टेज पे है। जो पॉवर्टी का रेट है नीति आयोग के हिसाब से जम्मू एंड कश्मीर में 10.35% और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ये 25% से ज़्यादा है, और अगर गिलगित बाल्टिस्तान को मिलाया जाए तो वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। हेल्थ केयर एक्सेस का अगर हम कंपैरिजन करें, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर 2 एम्स हैं, एक एम्स ऑलरेडी ऑपरेशनल है और एक एम्स बन रहा है, वेरेज अगर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की आप बात करें तो वहाँ पे हॉस्पिटल्स भी ठीक से नहीं हैं, लोगों को रावलपिंडी तक जाना पड़ता है फॉर मेडिकल हेल्प। रोड कनेक्टिविटी की अगर हम बात करें तो 95% ऑफ द विलेजेस इन जम्मू एंड कश्मीर आर कनेक्टेड बाय रोड्स, वेयरएज गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर अभी भी ह्यूज एरियाज, बहुत ज़्यादा एरियाज हैं जो रोड से कनेक्टेड नहीं हैं। हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस की अगर हम बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर IIT है, IIM है, एम्स हैं और कई सारे ऐसे ही यूनिवर्सिटीज़ हैं, वेयरएज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर हार्डली कोई टेक्निकल एजुकेशन के यूनिवर्सिटीज़ हैं। जम्मू एंड कश्मीर जो इंडिया के पास है वहाँ सिग्निफिकेंटली इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर हर मामले में कई सदियों आगे है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से। लेट्स लुक एट द स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर फॉर इंडिया। सबसे पहले स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशन है ये जो एरिया है, स्पेशली गिलगित बाल्टिस्तान का, ये बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। यहाँ से हमारे एक्सेस टू चाइना, हमारे एक्सेस टू अफ़गानिस्तान, हमारे एक्सेस टू तजाकिस्तान भी बहुत क्लोज है थ्रू द वुहान कॉरिडोर। सेकंड, ये जो गिलगित बाल्टिस्तान का एरिया है वो पूरा इंडस वाटर के हेड वाटर्स को एक जगह इकट्ठा करता है। आज के डेट पे हमने इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में सुना है, लेकिन वो जो है सिर्फ मेन इंडस रिवर की बात करता है। इसके अलावा इंडस के कई सारे ट्रिब्यूटरीज हैं लाइक श्योक, गिलगित, हुंजा, एस्टर रिवर्स, ये सारे इंडिया से बाहर जाकर के गिलगित बाल्टिस्तान वाले एरिया में इंडस रिवर के साथ मिलता है और पूरा फॉर्म होकर के फिर पाकिस्तान में जाता है। अगर गिलगित बाल्टिस्तान वाला एरिया हमारे पास आ जाता है, सिर्फ इंडस रिवर ही नहीं, ये सारे रिवर्स जॉइंट होने के बाद में जो वो वाटर्स हैं उसके ऊपर हमारा कंट्रोल होगा। इसके अलावा चाइना और पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक टाइज हैं, जो स्ट्रेटेजिक लिंक्स हैं, उसके ऊपर इंडिया का दबदबा बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा। इसके नॉर्थ वेस्ट एज पे एक वुहान कॉरिडोर है, एक छोटा सा कॉरिडोर ऑफ अफगानिस्तान जो गिलगित बाल्टिस्तान वाले एरिया को ताजिकिस्तान से सेपरेट करता है। इस कॉरिडोर के थ्रू इंडिया को सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के अंदर एक्सेस मिल सकता है, which is again going to have strategic implications because Central Asian Republic is a very natural resources rich area. So अभी आते हैं अपने सबसे अहम मुद्दे के ऊपर, क्या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को अगर हमने कब्जा कर लिया तो क्या कश्मीर की जो मिलिटेंसी है ख़त्म हो सकती है? और मेरा जवाब है यस, हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि सबसे पहली बात, आज के डेट पे जो लाइन ऑफ कंट्रोल है जो दोनों साइड में है वो कश्मीरी लोग हैं।
सो ये पाकिस्तानियों के लिए बहुत आसान है कि जो उनके साइड में कश्मीरी है उनका रहन सहन, लुक्स, सब कुछ यहाँ के कश्मीरियों के साथ मिलता है, तो उनमें से किसी को तैयार करके यहाँ भेजना जो यहाँ अपने रिलेटिव्स के घर पे रहे, आकर के पूरा मुआयना करना, रेकी करना और वापस जाकर के टेररिस्ट को इन्फिल्ट्रेट करना बहुत ही आसान है। जो ये पूरा टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान ने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बना रखा है, ये सारा शिफ्ट होगा। तो ये कहाँ शिफ्ट होगा? ये सारा शिफ्ट होगा और इसके दो ऑप्शन हैं। 75% ऑफ द एरिया जो बचेगा पाकिस्तान के पास, जो बाउंड्री शेयर करेगा, वो उसके प्रोविंस है KBK या खैबर पख्तूनवा, उसके साथ शेयर करेगा। और खैबर पख्तूनवा के लोग हैं पश्तू। खैबर पख्तूनवा के ऑलरेडी प्रॉब्लम्स हो रखे हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ में। वहाँ के लोग आज़ादी मांग रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान गवर्नमेंट के गवर्नेंस को मानती नहीं है। तो ये जो बेसिस हैं, जो आज के डेट पे टेरर बेसिस हैं, वो जब शिफ्ट करेगी खैबर पख्तूनवा 75% ऑफ द एरिया ऑफ द एंटायर जो बॉर्डर शेयर कर रहे होंगे हम, तब विद दिस पर्टिकुलर प्रोविंस वहाँ पे पाकिस्तान को अपने बेसिस बनाना और इन्फिल्ट्रेट करके कश्मीर के अंदर ऑपरेशंस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बाकी बचा हुआ 25 to 30% ऑफ द एरिया जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस के साथ हम शेयर कर रहे होंगे। अगेन पंजाब प्रोविंस के अंदर अगर ये कैंप्स और बेसिस बना भी लेते हैं तो वहाँ से सस्टेन करना, क्योंकि वहाँ से उनको कश्मीरी नहीं मिलेंगे कि कश्मीरियों को भेज करके आप उनका ब्रेन वॉश करके यहाँ पे आके ऑपरेशन करा सके। तो सिर्फ ऑपरेशन कराने के लिए जो ये मिलिटेंट बनाएंगे, पैदा करेंगे और पाकिस्तान से भेजेंगे, ये सारे के सारे मिलिटेंट्स अभी इधर पंजाब बेस्ड, पाकिस्तान बेस्ड पंजाब प्रोविंस के होंगे और इनको पहचानना, इनका रहन सहन बिल्कुल अलग होगा और शायद उनको यहाँ पे कश्मीर के अंदर सपोर्ट भी नहीं मिलेगा। मैं आपको ये बात और समझाना चाहता हूँ कि यहाँ कश्मीर के अंदर जो कश्मीर की मिलिटेंट्स हैं, ये कश्मीरी मिलिटेंट कश्मीरी लोग क्यों सपोर्ट करते हैं? कुछ हद तक इसीलिए सपोर्ट करते हैं कि जो पार से भी आ रहे हैं वो कश्मीर के होते हैं, उनका रहन सहन सब एक जैसा होता है। बट अभी अगर ये पंजाब के मिलिटेंट्स, पंजाब के टेररिस्ट अगर आकर के कश्मीर में मिलिटेंसी करेंगे तो कश्मीर के लोगों को पता चलेगा कि ये आ रहे हैं हमें डिस्टर्ब करने के लिए, उनको सपोर्ट कम मिलेगा, ज़्यादा चांसेस हैं कि फ़ौज को इत्तला किया जाएगी और आपके पास जो हमारी इंफॉर्मेशन नेटवर्क है दैट इज़ गोइंग टू बी मच बेटर एंड वी आर गोइंग टू हैव अ मच बेटर कंट्रोल ओवर द एंटायर कश्मीर। सो मैं इनमें ये बताना चाहता हूँ कि अगर इंडियन गवर्नमेंट इस मौके का फ़ायदा उठा करके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को अपने काबू में कर लेती है तो दिस इज़ गोइंग टू बी अ गेम चेंजर इन द एंटायर डायनामिक्स। दिस हैज़ गॉट द कैपेबिलिटी टू सॉल्व द एंटायर कश्मीर इशू। कश्मीर के सारे इशू को सॉल्व करने की काबिलियत रखता है ये। यस, इन द एंड आई वुड से यस, यही है सही समय। लेट्स गो एंड गेट पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर।